नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक अध्ययन की कार्य विधि। व्यक्तिक अध्ययन विधि समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति समूह अथवा किसी एक मानव समुदाय का सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसके संपूर्ण जीवन के व्यवहार प्रतिमान और जीवन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के अंतः संबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के उपयोग का श्रेय फ्रेडरिक लीपले को है। लीपले ने सबसे पहले श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करा। इसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर ने विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया। उसके पश्चात कई विद्वानों ने इसका उपयोग किया, जैसे हीले द्वारा अपराधियों का अध्ययन करने के लिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक संस्कृति तथ्यों का जनजाति संस्कृति के अध्ययन के लिए, नैनीमी ने पोलैंड के किसानों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए आदि कई समाजशास्त्रियों ने इस विधि का प्रयोग किया। इन सभी अध्ययनों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को आज सामाजिक सर्वेक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण या उपयोगी पद्धति माना जाता है। अब आगे हम चलते हैं व्यक्तिक अध्ययन की कार्यविधि या प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी की ओर। व्यक्तिक अध्ययन का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा तथ्यों का केवल संकलन करना ही नहीं, बल्कि इसका संबंध व्यक्तिगत विशेषताओं का सैद्धांतिक और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना भी है, जिससे संपूर्ण समूह की मौलिक विशेषताओं की जानकारी हमें मिल सके। तो इसलिए आवश्यक है कि हम व्यक्तिक अध्ययन प्रणाली के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक इस प्रोसीजर को समझें या हम इसके विभिन्न सोपानों का अध्ययन करें, स्टेजेस का अध्ययन करें। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में हमारा सबसे पहला जो चरण है वह है समस्या का विवेचन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले व्यक्तिक अध्ययन विधि के प्रयोग के लिए हमें समस्या की प्रकृति की विवेचना करना आवश्यक है, क्योंकि जितना अधिक व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिक अध्ययन की सफलता की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अब समस्या की विवेचना के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। व्यक्तिक अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अध्ययन से संबंधित अथवा इकाई का चुनाव करना आवश्यक होता है। अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि उसे किन किन समस्या इकाइयों का अध्ययन करना है। यह इकाई अथवा समस्या व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय अथवा वर्ग हो सकता है, जैसे पारिवारिक विघटन, बाल अपराध, अनुशासनहीनता, मादक द्रव्यों का प्रयोग अथवा सामाजिक तनाव आदि से संबंधित कोई भी समस्या चुनी जा सकती है। तो द्वितीय समस्या के चुनाव के बाद हमारा तीसरा चरण है इकाइयों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ केसेस। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात यह निर्धारित करना आवश्यक है कि समस्या से संबंधित इकाइयां कौन सी हैं। व्यक्तिक अध्ययन में प्रत्येक इकाई का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है, अतः इकाइयों की संख्या का निर्धारण भी इसी रूप में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि किन अनुशासनहीन बालकों का चयन किया जाएगा, फिर अनुशासनहीनता से संबंधित कौन कौन सी इकाइयां ली जाएगी। इन सब का पूर्व निर्धारण किया जाना चाहिए। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अगला चरण है विश्लेषण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनालिसिस। समस्या का चयन व इकाइयों के निर्धारण के पश्चात
विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण करना आवश्यक है, अर्थात उस क्षेत्र का चयन करना आवश्यक है जहां विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाना है। उदाहरण के लिए अनुशासनहीनता के अध्ययन के लिए संबंधित परिवार, स्कूल, पड़ोस आदि स्थल का ध्यान दिया जाएगा, तभी अध्ययन में पूर्णता आ जाएगी। अगला जो चरण है वह है घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन। समस्या चयन का विश्लेषण क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात उसको समय के संदर्भ में समझना आवश्यक है, अर्थात हमें यह समझना आवश्यक है कि समस्या के स्वरूप में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में किन किन परिवर्तनों की संभावना है। इस पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि विभिन्न इकाइयों से संबंधित सूचनाओं के संकलन के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि कुछ विशेष घटनाएं किस अवधि में और किस तरीके से घटित हुई है तथा भिन्न अवधियों में घटनाओं में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। साथ ही इसे भी देखा जा सकता है कि भविष्य में किसी विशेष इकाई से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटित होने की संभावना की जा सकती है। अगला चरण है निर्धारक कारक। उपयुक्त कार्य की संपन्नता के पश्चात घटना या समस्या के प्रेरक कारकों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें वे कारक आते हैं जिनके कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए अनुशासनहीनता का अध्ययन करने के लिए उन अनुशासनहीन बालकों के चयन के पश्चात वे कारण जानने आवश्यक है जिन्होंने बालकों को अनुशासनहीन बनाया। उन सभी कारणों का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे मित्रों की संगति, विद्यालय का दूषित वातावरण, पारिवारिक विघटित स्थिति तथा अनुशासनहीनता के कारण। अगला चरण है विश्लेषण तथा निष्कर्ष। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अंतिम चरण संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करके उनके आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। किन किन कारणों से व्यक्तिगत स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन किन परिवर्तनों की संभावना है, इनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इन सब के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अर्थात इस निष्कर्ष में उन कारकों तथा स्थितियों को स्पष्ट करना भी आवश्यक है जो किसी विशेष समस्या या व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की कार्यविधि या प्रोसीजर के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न चरणों में अध्ययन करें। इसके चरणों में हमने देखा कि हमें सबसे पहले समस्या का चुनाव करना चाहिए कि हमें समस्या की प्रकृति क्या है, हमें किसका अध्ययन करना है, इसके बारे में हमें सर्वप्रथम अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है हमें समस्या का चुनाव करना चाहिए, अर्थात चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि हमें किन किन इकाइयों का चयन करना है, कौन से व्यक्ति का, कौन से समूह का, समुदाय का या वर्ग का हमें अध्ययन करना है, इस बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, हमें इकाइयों का निर्धारण कर लेना चाहिए। अगला हमारा था कि हमें गहनता से स्पष्ट अध्ययन करने के लिए हमें इकाइयों का या उनकी संख्या का भी निर्धारण कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपने अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में जाकर हमें अध्ययन करना है, किस परिवार का, स्कूल का, पड़ोस का हमें अध्ययन करना है। हमें फिर घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करना चाहिए कि हमें कौन कौन सी घटनाओं में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, हमें यह भी ध्यान देना आवश्यक है। और कुछ विशेष घटनाएं किस अवधि में किस तरीके से घटित हुई है, इनके बारे में भी जानकारियाँ लेना आवश्यक है। फिर हमने कहा कि निर्धारक कारकों का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात हमें वे कारकों का अध्ययन करना चाहिए जिनके कारण कोई समस्या उत्पन्न हुई है। और आखिर में जैसा कि हमने बताया है कि हमें विश्लेषण तथा निष्कर्ष करना चाहिए, अर्थात हमने जो कुछ भी तथ्य एकत्रित किए हैं उनका हमें वर्गीकरण करना चाहिए,
उनका विश्लेषण करना चाहिए और इसी आधार पर हमें निष्कर्ष निकालने चाहिए तथा साथ साथ हमें कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं और या परिवर्तनों की संभावना है इसके बारे में भी हमें निष्कर्ष में अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की कार्यविधि का अध्ययन किया। धन्यवाद।